हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने सक्षम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की बुक आर्थिक विकास की समझ में चैप्टर 3 मुद्रा और साख। देखिए बच्चों, मुद्रा क्या होता है आप जानते हैं। अगर हम साधारण भाषा में कहें तो जो रुपए होते हैं वही मुद्रा होती है। जैसे यहाँ पे ये चित्र दिया हुआ है, 1 रुपये का है, ये 50 पैसे है, 5 रुपये है। तो जो रुपए होते हैं वही मुद्रा होती है। साख क्या होता है? साख होता है लोन या उधार। हम किसी से आसपास से उधार लें, लोन लें, ऋण लें या फिर बैंक से ऋण लेते हैं तो उसे हम साख कहते हैं। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। बिल्कुल सही है, मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है, आदान प्रदान का एक माध्यम है। कैसे है? देखिए, मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोज़ाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अपने चारों तरफ अगर हम देखेंगे तो किसी एक दिन में मुद्रा से जुड़े कई सौदों की पहचान हम कर सकते हैं। क्या आप इनकी एक सूची बना सकते हैं? बहुत से लेन देन में हम देखेंगे कि मुद्रा के ज़रिए वस्तुएं खरीदी और बेची जा रही हैं। ऐसे कुछ लेन देन में मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। हमें पता है ये रोज़ का हमारे जीवन में रोज़ काम में आने वाली चीज़ है ये, कि हम जाते हैं दुकान पर मुद्रा लेकर, पैसे लेकर जाते हैं और वो हमें वस्तु प्रदान करते हैं। तो ये मुद्रा विनिमय हो गया। यहाँ देखेंगे, लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान न हो, केवल बाद में भुगतान करने का वादा हो। कई बार ऐसा होता है कि हम मुद्रा ले तो लेते हैं, लेकिन हम उसी टाइम उसको ना तो कोई वस्तु दें, ना कोई मुद्रा दें, कुछ नहीं देते। तो इस जो चीज़ को कहते हैं, हम बाद में उसको भुगताने का वादा करते हैं, उसे हम कहते हैं साख। और ये होता है ऋण, उधार। खरीदारी मुद्रा के जरिए क्यों होती है? देखिए, अब इसमें बताया कि खरीदारी मुद्रा से ही क्यों होती है। इसके तो बहुत ही ज़्यादा कारण हैं, कई कारण हैं, सरल कारण हैं। जैसे जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। जिसके पास पैसे हैं वो कुछ भी सेवा ले सकता है, कोई भी वस्तु ले सकता है आसानी से। इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है। फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपने ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए करता है। जैसे कि मान लीजिए एक जूता निर्माता है, वह बाज़ार में जूता बेचकर गेहूँ खरीदना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे जूते बिके और मुझे गेहूँ मिल जाए। तो जूता बनाने वाले पहले जूते के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा और फिर इस मुद्रा का इस्तेमाल वह गेहूँ खरीदने के लिए करेगा। तो पहले तो वो जूते बेचेगा, उसके बाद उससे जो मुद्रा उसको प्राप्त होगी उससे वो क्या करेगा? गेहूँ खरीदेगा, क्योंकि आवश्यकता उसको मुद्रा की नहीं है, आवश्यकता है उसको गेहूँ की। लेकिन गेहूँ जिससे आएगा वो चीज़ है मुद्रा। ज़रा सोचिए कि निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूते का सीधे गेहूं से विनिमय करता है तो उसे कितनी कठिनाई होगी। अब कठिनाई उसको कैसे होगी कि अगर मान लीजिए वो जूते के बदले अगर गेहूं चाहे तो उसको कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा कि जिसके पास गेहूं भी हो। अब गेहूं होगा सीधे किसान के पास, ऐसा किसान उसको ढूंढना पड़ेगा कि जो उसे गेहूं भी दे और उसके जूते भी ले ले। क्योंकि मुद्रा अगर बीच में नहीं होगी तो यही होगा, वस्तु का आदान प्रदान होगा, वस्तु विनिमय होगा। तो उसको बहुत कठिनाई हो जाएगी ऐसा व्यक्ति ढूंढने में कि जो गेहूं भी दे और उसके जूते भी ले ले। उसे गेहूं उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ता जो न केवल गेहूं बेचना चाहता हो बल्कि साथ में जूते भी खरीदना चाहता हो। अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हों। इसे ही आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। मतलब अगर दो व्यक्तियों की आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं वस्तु विनिमय करने से, तो इसे ही कहा जाता है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखता हो। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहाँ मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है वहाँ आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य हो जाता है। मतलब दो व्यक्ति हैं, एक के पास जूते हैं और एक के पास गेहूँ है। जूते वाला जो व्यक्ति है उसे गेहूं की ज़रूरत है और जो गेहूं वाला व्यक्ति है उसे जूतों की ज़रूरत है। तो वो क्या करेंगे? दोनों अपनी चीज़ों का आदान प्रदान कर लेंगे। तो इससे मुद्रा तो बीच में आएगी ही नहीं और उनका भी काम हो जाएगा। तो ऐसी जो आवश्यकता होती है उसे कहते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग।
ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की ज़रूरत को खत्म कर देती है। जहाँ पे ऐसी स्थिति आएगी वहाँ पे मुद्रा का जो महत्व है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों का काम हो रहा है तो उसमें मुद्रा की ज़रूरत है ही नहीं है। आगे देखिए मुद्रा के आधुनिक रूप। अब हम यहाँ देखेंगे कि मुद्रा आधुनिक रूप में किस किस काम में आती है। देखिए हमने देखा कि मुद्रा ऐसी चीज़ है जो लेन देन में विनिमय का माध्यम बन सकती है। देखो बच्चों, आप अपनी बुक में अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। जो जो चीज़ें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ तो आप भी वही अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं अंडरलाइन करके आपको बता रही हूँ, और जो मैं छोड़ रही हूँ वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको उसी से समझ में आ जाएगा। तो सही रहेगा कि अगर आप पेंसिल और बुक लेकर बैठें। सिक्कों के चलने से पहले तरह तरह की चीज़ें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। जैसे बहुत प्रारंभिक काल से ही भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो कई बार पहले क्या होता था कि मुद्रा विनिमय का साधन नहीं थी इतना जितना कि अब है। तो पहले क्या होता था कि वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी, जिसे वस्तु विनिमय कहते हैं। पहले ऐसा होता था। इसके बाद सोना, चांदी और तांबे जैसी धातु के सिक्कों का प्रचलन हो गया, जिसका चलन पिछली सदी तक रहा था। पिछली सदी में मतलब 100 साल पहले तक सिक्कों का चलन था। 100 साल पहले भी नहीं, उससे भी कई पहले चांदी, तांबे, जो सोने के सिक्के होते थे उनका चलन था। उनको मुद्रा के रूप में काम में लिया जाता था। आगे हम देखेंगे अब करेंसी। करेंसी क्या है देखिए। मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी कागज़ के नोट और सिक्के शामिल हैं। करेंसी किसे कहते हैं? कागज़ के नोट और सिक्कों को कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी रुपए हम काम में लेते हैं आदान प्रदान के लिए, वही करेंसी है, वही मुद्रा है। वे चीज़ें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थीं, उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी, तांबे के बने सिक्कों से नहीं बनी है। अनाज और पशुओं की तरह वे रोज़मर्रा की चीज़ें भी नहीं हैं। आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार का अपना कोई भी इस्तेमाल अब नहीं है। इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है? देखिए क्यों किया जाता है, क्योंकि इसे विनिमय का माध्यम स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। मतलब किसी भी देश की सरकार उसे स्वीकार करती है, उसे अपनाती है, उसे मान्यता प्रदान करती है। इसलिए ही विनिमय का जो माध्यम है वो मुद्रा है। आगे देखें, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। जो मुद्रा के नोट जो जारी करता है वो कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई जारी करता है। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मतलब जो सामान्य व्यक्ति है वो कभी भी किसी मुद्रा को संचालन नहीं कर सकता। संचालन का मतलब जारी नहीं कर सकता उसको। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम से रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को मुद्रा जारी करने का तो अधिकार नहीं है, लेकिन वो उनको मुद्रा के रूप में, आदान प्रदान के रूप में वो उनको काम में ले सकते हैं, और कोई भी मुद्रा को मना नहीं कर सकता कि ये नहीं चलेगा या ऐसे कुछ भी। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। भारत में कोई भी कहीं भी अगर मुद्रा को लेकर जाएगा, उसको इस्तेमाल करेगा, तो कोई भी उसे मना नहीं कर सकता, कोई भी उसे अस्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसे भारत ने मान्यता प्रदान की हुई है। आगे हम देखते हैं बैंकों में निक्षेप। देखिए निक्षेप का मतलब होता है इकट्ठा करना या रखना, उसमें जमा करना, निक्षेप यानी होता है। तो देखिए इसका क्या है। लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं, मतलब उसको जमा करके भी रखते हैं। आपको पता ही है बैंकों में लोग पैसे रखते हैं। किसी समय पर लोगों को रोज़मर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए हर महीने के आखिर में वेतन वाले मज़दूरों के अतिरिक्त नकद होता है।
लोग इस अतिरिक्त नकद का क्या करते हैं? देखिए, जो व्यक्ति काम करते हैं, मज़दूरी करते हैं, तो उनका खर्चा है जैसे 8 रुपये और उनको मिलती है 10 रुपये, तो 2 रुपये उनकी बचत में हो गए। अब उस 2 रुपये का वो क्या करेंगे? वो घर में नहीं रखेंगे उसको, वो क्या करेंगे? उसे बैंक में जमा कर देंगे, निक्षेप कर देंगे उसे। वे इसे बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। बैंक ये जमा स्वीकार करते हैं और इस पर सूद भी देते हैं, मतलब उस पर ब्याज भी देते हैं, एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर सूद भी मिलता है। लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। चूँकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के ज़रिए निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को मांग जमा भी कहा जाता है। लोग अपनी जो बचत होती है उसे बैंकों में जमा कर देते हैं और जो बैंक है वो इसका सूद भी देता है, ब्याज भी देती है, और उसे कभी भी अपनी मांग के अनुसार निकाला जा सकता है। अपन कभी भी उसे निकाल सकते हैं, अगर जितने पैसों की हमें ज़रूरत है उतने पैसे हम उसमें से निकाल सकते हैं, और उसे ही कहा जाता है मांग जमा। मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा देता है। क्या सुविधा देता है? देखिए, यह सुविधा इसे मुद्रा का यानी विनिमय का माध्यम महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है। आपने नकद की बजाय चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा। चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता, जिसका किसी बैंक में खाता है, एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। चेक आप सब जानते ही हैं क्या होता है, कि अगर हम मुद्रा के रूप में नहीं लेना चाहें, या फिर किसी से पैसे अगर हम मुद्रा के रूप में नहीं लेना चाहते हैं तो वो चेक दे देगा। चेक में पैसे लिखे होते हैं और उसका साइन होता है, तो हम उसे बैंक में देकर पैसे निकाल सकते हैं। चेक एक ऐसा कागज़ है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश दे देता है। देखिए, यहाँ पे बताया भी गया है, एक ड्राफ्ट दिया गया है चेक का। देखिए, चेक का जो नमूना होता है वो ऐसा होता है कि यहाँ पे प्रेम कुमारी जी नाम दिया गया है, ये उसका है नाम जो पैसे लेना चाहता है, जिसको पैसे देने हैं। यहाँ डेट लिखी होती है, यहाँ पैसे लिखे होते हैं, अंकों में भी यहाँ पे अंकों में लिखे हैं और यहाँ पे शब्दों में भी लिखे हैं। यहाँ पे ये अकाउंट नंबर लिखा है और यहाँ पे उस इंसान के साइन है जो प्रेम कुमार को पैसे दे रहा है। प्रेम कुमार को जो पे कर रहा है, भुगतान कर रहा है, ये उस इंसान के साइन है जिसका ये चेक है। और यहाँ पे ये चेक नंबर और ये कोड है। तो ऐसा एक जो है चेक, ये ड्राफ्ट दे रखा है, ऐसा एक चेक आता है जिससे पैसे हमें मिल जाते हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे, बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ। अब हम देखेंगे कि ऋण संबंधी गतिविधियाँ, लोन संबंधी जो गतिविधियाँ हैं, क्या क्या काम करती है बैंक, किसको ऋण देती है, किसको नहीं देती। देखिए, बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं उसका क्या करते हैं? देखिए, वो क्या करेंगे, जो बैंक के पास जनता पैसे लेकर जाती है, अपनी जो बचत लेकर जाती है, उसका वो बैंक क्या करते हैं? देखें, बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए यह प्रावधान किया जाता है। चूँकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नकद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नकद से आराम से चल जाता है। देखिए, बैंक क्या करते हैं कि जो लोग जमा करते हैं बैंक में पैसे, तो उसमें से 15% जो है वो बैंक अपने पास रख लेती है और उसे फिर आगे की क्रियाविधि के लिए काम में लेती है। अब आगे की क्रियाविधि क्या है? देखिए, इसमें दिया है कि वो क्या करती है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करती है। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग होती है। हम इसके बारे में आगे आने वाले खंडों में पढ़ लेंगे। बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जो वो राशि है 15% जो बैंक वालों ने रखा है, तो वो उसका क्या करते हैं
जब किसी को ज़रूरत होती है लोन की तो जो बैंक वाले हैं वो उसी में से उनकी पूर्ति करते हैं, उसी में से वो उनको लोन देते हैं, उसी में से उनको ब्याज देते हैं। तो ये कार्य बैंक करते हैं। किससे? जनता के जो पैसे हैं उसमें से जो 15% वो खुद रखते हैं उसमें से। आगे हम देखेंगे साख की दो विभिन्न स्थितियाँ। अब साख का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है। साख यानी होता है ऋण, लोन। उसकी दो विभिन्न स्थितियाँ कौन कौन सी हैं? देखिए, ऋण उधार से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है जहाँ साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। यहाँ पे नीचे दो उदाहरण दिए हैं, हम उनसे समझेंगे कि ये है क्या। देखिए, ऋण का मतलब यही है कि हम अगर किसी से पैसे ले रहे हैं या कोई वस्तु ले रहे हैं, कोई सेवा ले रहे हैं, तो हमें उस टाइम भुगतान नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हम भविष्य में उसका भुगतान करने का वादा करते हैं और जब वो ही ऋण होता है, उसे ही हम लोन कहते हैं। यहाँ एक उदाहरण दिया है, उसे हम ध्यान से समझेंगे। त्योहार का मौसम। अब से 2 महीने बाद त्योहार का मौसम है और जूता निर्माता सलीम के पास शहर के एक बड़े व्यापारी से 3000 जोड़ी जूते की मांग आती है। एक सलीम नाम का एक व्यक्ति है जो एक व्यापारी है जूते बनाता है वो। तो उसके पास एक बड़े व्यापारी का ऑर्डर आता है 3000 जोड़ी जूतों का, जिसे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना है। उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई और चिपकाने के काम के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता होगी। अब वो अकेला इस काम को नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे और मजदूरों की आवश्यकता होगी। उसे कच्चा माल भी खरीदना है। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम 2 स्रोतों से ऋण लेता है। पहला, वह चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान करने का वादा करता है। पहला तो यह है उसके पास ऑप्शन कि वो चमड़े वाले के पास जाएगा और उससे चमड़ा ले लेगा, लेकिन भुगतान उसको बाद में करेगा। दूसरा उपाय यह है कि वह इस बड़े व्यापारी से 1000 जूतों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नकद कर्ज लेता है तथा महीना खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर पहुंचाने का वादा करता है। दूसरा ऑप्शन यह है कि वो जिस व्यापारी के वो जूते बना रहा है उससे वो एडवांस में 1000 रुपये ले ले, तो उसका काम हो सकता है। महीने के आखिर में सलीम को जूते पहुंचाने में कामयाब वो हो जाता है। उसे अच्छा खासा लाभ भी होता है और वह उधार लिए धन की अदायगी भी कर देता है। जिससे उसने उधार लिए थे, जो चमड़ा व्यापारी है उससे उसने उधार लिए थे, वो उसको वापस कर देता है। और अगर उसने व्यापारी से लिए तो उसके जितने के जूते हैं, जितने के जूते बने, उसके जितनी रकम उनकी होती है तो उसमें से वो 1000 कम कर देता है। अब यहाँ हमने क्या देखा कि जो सलीम नाम का व्यक्ति था उसको ऋण लेने से बहुत ही अच्छा मुनाफा हुआ और ऋण अगर उसने लिया तो उसका काम भी सही हो गया, उसको सफलता भी मिल गई और उसने ऋण समय पर पूरा कर दिया। यहाँ हम देखेंगे सलीम के बारे में कि ऋण उसे उत्पादन के कार्यशील खर्चों तथा उत्पादन को समय पर पूरा करने में मदद करता है। वह अपनी कमाई को बढ़ा पाता है। इस प्रकार ऋण एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा करता है। ऋण एक सकारात्मक भूमिका भी अदा करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऋण नकारात्मक भूमिका भी अदा करता है। अब नकारात्मक कैसे करता है? सकारात्मक तो ऐसे हुआ कि वो सक्सेस हो गया, उसको सफलता मिल गई, उसको प्रॉफिट हो गया। लेकिन नकारात्मक कब होएगा? देखिए, इसको भी हम एक उदाहरण से समझेंगे। स्वप्ना की समस्या। देखिए, एक छोटी किसान स्वप्ना अपनी 3 एकड़ ज़मीन पर मूंगफली उगाती है। वह इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज को अदा कर देगी, खेती के खर्चों के लिए साहूकार से ऋण लेती है। फसल पर कीटनाशकों के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है। एक स्वप्ना नाम की औरत है जिसने एक साहूकार से पैसे लिए उधार में, और उसने सोचा कि जब फसल तैयार होगी उसका जो मुनाफा होगा मैं उसको वापस कर दूंगी साहूकार को। लेकिन होता क्या है कि जो कीड़े मकोड़े हैं वो फसल को ख़राब कर देते हैं। हालांकि स्वप्ना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाएं छिड़कती है, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। वह साहूकार का कर्ज लौटाने में असफल रहती है और साल के अंदर यह कर्ज बड़ी रकम बन जाता है।
क्योंकि वो उस पर ब्याज भी बनता जा रहा है, जितना लेट होगा उतना ज़्यादा ब्याज होगा। अगले साल स्वप्ना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है। इस साल फसल सामान्य रहती है, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि वह अपना कर्ज वापस कर सके। वह कर्ज में फंस जाती है और उसे कर्ज चुकाने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। अब यहाँ क्या हुआ है कि उसने कर्ज लिया, लेकिन उसको अपने काम में सफलता नहीं मिली, तो इससे क्या हुआ कि उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि वो पूरा कर्ज भी नहीं चुका पाई और ना ही उसको कुछ अच्छा प्रॉफिट हुआ। यहाँ हम देखेंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर ऋण मांगा जाता है, बैंकों से लिया जाता है या किसी से लिया जाता है, तो उनकी मांग किसके लिए होती है? अपनी फसल के लिए, फसल उगाने के लिए, क्योंकि वो उसको अच्छा बनाना चाहते हैं, उसको उत्तम किस्म की बनाना चाहते हैं। फल उगाने में बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं, पानी, बिजली, उपकरणों की मरम्मत इत्यादि पर काफ़ी खर्च होता है। इन आगतों को खरीदने और फसल की बिक्री होने के बीच कम से कम 3 से 4 महीने का अंतराल होता है। आमतौर से किसान ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल तैयार होने के बाद वो वापस करते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि वो फसल उगाने से पहले उधार लेंगे और फसल जब पूरी तैयार हो जाएगी, वो मार्केट में चली जाएगी, उसके बाद वो अपना जो कर्ज है वो ख़त्म कर देते हैं। लेकिन अगर किसी की सफलता मिल गई इस काम में, तो उसके लिए वो सकारात्मक ऋण होगा। लेकिन अगर किसी को सफलता नहीं मिली और ऋण भी नहीं चुका पा रहा है, तो उसके लिए वो नकारात्मक ऋण होगा। यहाँ हम देखेंगे कि ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहाँ से बाहर निकलना काफ़ी कष्टदायक होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस काम के लिए हमने कर्ज लिया है वो हमारा पूरा हो जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा काम भी पूरा नहीं होता और जो कर्ज है वो भी हम पर रह जाता है। तो ऐसी स्थिति जब हो जाती है, तो उस स्थिति से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब इनमें से एक स्थिति में तो क्या होता है कि ऋण आय बढ़ाने में सहयोग करता है, जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। और दूसरी स्थिति में क्या होता है कि फसल बर्बाद होने के कारण ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा लेता है और व्यक्ति फंस जाता है। ना तो वो ऋण ही चुका पाता है और ना ही उसको कोई और लाभ होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे ऋण की शर्तें, कि ऋण की क्या क्या शर्तें हैं। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी शर्तें हैं जिसमें ऋण मिल सकता है और ऐसी कौन सी शर्तें हैं जिसमें ऋण नहीं मिलता है। मतलब ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जब ऋण मिलेगा और कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें ऋण नहीं मिलेगा। देखिए, हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है, जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। इसके अलावा जो उधारदाता होता है वह कोई समर्थक ऋणाधार का मतलब होता है किसी चीज़ को गिरवी रखना, जैसे कोई गोल्ड है या फिर अपना घर है या फिर कोई जानवर है, अपनी गाड़ी है, या किसी भी चीज़ को गिरवी रखना, उसे कहते हैं ऋणाधार। तो जो उधार देने वाला है वो ऋणाधार की भी मांग कर सकता है। समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है, जैसे कि भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंकों में पूंजी आदि, और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है। मतलब अगर हमें सामने वाले को जिससे हम उधार ले रहे हैं उसको अगर गारंटी देनी हो कि हम पैसे दे देंगे ऐसे करके, तो हमें कोई ना कोई चीज़ उसके पास गिरवी रखनी पड़ेगी, तब वो हमें देगा। जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता, यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता, तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणाधार बेचने का अधिकार होता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जैसे हमने कोई चीज़ गिरवी रखी है, हमने कोई गोल्ड की चीज़ है वो उसके पास गिरवी रखी है और पैसे ले लिए, लेकिन हम उसका कर्ज नहीं उतार पाए, हम उसे भुगतान नहीं कर पाए, तो उसके पास अधिकार होगा, साहूकार के पास अधिकार होगा कि वो हमारी चीज़ को बेच दे। अब वो जो संपत्ति है जिसे वो बेच रहा है, तो वो कुछ भी हो सकती है, जैसे ज़मीन, बैंकों में जमा पूंजी, पशु आदि। समर्थक ऋणाधार के आम उदाहरण हैं जिनका उपयोग कर्ज लेने के लिए वह
करता है। तो इन सभी चीज़ों का वो कर्ज लेने के लिए कर सकता है, इनको गिरवी रख के। इसी के लिए, इसे समझाने के लिए यहाँ पे एक और उदाहरण दिया गया है जिसे हम देखेंगे, आवास ऋण। आवास ऋण क्या है? घर के लिए ऋण लेना। देखें, मेघा ने घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया। इस कर्ज पर ब्याज की वार्षिक दर 12% है और इस कर्ज को 10 साल में मासिक किश्तों में लौटाया जाना है। मेघा को बैंक से कर्ज लेने से पहले उसे अपनी नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिखाने पड़ेंगे। मतलब बैंक देखेगी कि उसका कितना बैंक बैलेंस है, उसकी जॉब क्या है, मतलब ये सब चीज़ें चेक करके, क्योंकि ये 5 लाख रुपए जो है ये बहुत ही बड़ी रकम है, तो इसके लिए बैंक ये सब चीज़ें चेक करती है। बैंक नए घर के सभी कागज़ ऋणाधार के रूप में रख लेता है, जिन्हें मेघा द्वारा ब्याज समेत कर्ज लौटाने पर वापस किया जाएगा। अब देखिए, मेघा ने लिए हैं 5 लाख रुपए का कर्ज बैंक से और उसने अपने घर के लिए कर्ज लिया है, तो जो उस घर के कागजात होंगे, वो सभी जो कागज़ होंगे वो बैंक रखेगी और जब उस कर्ज को वो वापस कर देगी ब्याज समेत, तभी उसे वो कागज़ वापस दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर वो नहीं कर पाई ऐसा, तो फिर उसे घर के कागजात भी नहीं मिलेंगे। तो ये होता है आवास ऋण। तो इसीलिए ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें भी कहा जाता है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, ये सभी क्या होती हैं? ऋण की शर्तें होती हैं। जैसे ऋणाधार, ज़रूरी कागजात, या और भी कई तरीके होते हैं भुगतान के, किसी भी चीज़ को गिरवी रखना, ये सब जो चीज़ें हैं ये ही ऋण की शर्तें होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सहकारी समितियों से ऋण। अभी सहकारी समितियों से ऋण क्या होता है? देखिए, सहकारी समिति क्या है कि बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक अन्य स्रोत सहकारी समितियां हैं। सहकारी समिति के सदस्य अपने संसाधनों को कुछ क्षेत्रों में सहयोग के लिए इकट्ठा करते हैं। इसमें होता क्या है कि जैसे कोई किसान है जिसके पास पैसे नहीं है, मतलब वो गरीब किसान है, अब वो अगर बैंक में ऋण लेने जाएगा तो उसे ऋण नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ नहीं है कि वो उसे चुका दे। हो सकता है वो उसे चुका ना पाए। तो इसके लिए क्या होता है कि गांव में ऐसे ही उस किसान की तरह ही कुछ लोग और भी इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे ऐसे 100, 150, 200 व्यक्ति हैं जो आपस में एक समूह बना लेते हैं और वो समूह जब बैंक के पास जाएगा ऋण लेने के लिए, तो फिर बैंक उन्हें अस्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि अब सिर्फ एक आदमी नहीं है, वो बहुत सारे आदमी हो गए, एक समूह बन गया है। तो वो जो समूह है उनको वो मना नहीं करेगी। कृषक सहकारी समिति कृषि उपकरण खरीदने, खेती तथा कृषि व्यापार करने, मछली पकड़ने, घर बनाने और अन्य विभिन्न प्रकार के खर्चे के लिए ऋण मुहैया कराती है। जो कृषक सहकारी समिति है वो इन सब चीज़ों के लिए ऋण देती है कि किसी को उपकरण खरीदना है, किसी को खेती के लिए, किसी को व्यापार करना है, किसी को मछली पकड़ने के लिए, घर बनाने के, इन सभी चीज़ों के लिए वो ऋण देती है। वो होती है सहकारी समिति। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, भारत में औपचारिक क्षेत्रक में साख। औपचारिक क्षेत्रक मतलब सरकारी जगहों से ऋण कितना लिया जाता है भारत में। देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम भी दे रखा है। इस डायग्राम में बताया है कि वर्ष 2012 में भारत में 1000 ग्रामीण परिवारों के साख के स्रोत, देखिए कैसे किस तरीके से हैं कि इन जो साहूकार हैं उनका है 33%, जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। साहूकार जो बड़े बड़े सेठ होते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, जो अमीर हैं वो हैं, उनसे ऋण लिया जाता है 33%। ज़मींदार हैं 1%। और औपचारिक व्यावसायिक जो बैंक हैं वो हैं 25%। सहकारी समितियाँ हैं 25% और सरकारी है सिर्फ 1%। सरकारी जो चीज़ें हैं जो औपचारिक हैं क्षेत्र, उनमें सिर्फ 1% है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर औपचारिक जो ऋण है वो बहुत ही कम तरीके से लिया जाता है, कम लिया जाता है, और जो अनौपचारिक तरीके हैं उनको ज़्यादा अपनाया जाता है। तो देखिए, हम इसमें देखते हैं, ऋण को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र।
पहले वर्ग में मतलब औपचारिक में बैंकों और सहकारी समितियों के लिए कर्ज आते हैं, और अनौपचारिक उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त, ये सब आते हैं। जो औपचारिक है उसमें तो बैंक और जो सरकारी साधन है वो सब आते हैं, और अनौपचारिक में जैसे अपने रिश्तेदार हैं, कोई व्यापारी है, साहूकार है, ये सब उसमें आते हैं। तो दो तरीके ऋण होते हैं। अब आप देखिए कि इनमें अंतर क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंकों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है। जो आरबीआई है वो बैंकों पर पूरी नज़र रखता है। आरबीआई नज़र रखता है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए हैं। आरबीआई इस पर भी नज़र रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों और व्यापारियों को ही ऋण नहीं देते, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों और छोटे कर्जदार जो हैं उनको भी ऋण दे रहे हैं। मतलब वो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहता। ये होता है औपचारिक में। समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को ये जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किन को ऋण दे रहे हैं और उसकी ब्याज दरें कितनी हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये होता है औपचारिक में, कि जो आरबीआई है वो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखती है कि किसको ऋण मिल रहा है, कितना मिल रहा है, कि ऐसा तो नहीं है कि जो छोटे किसान हैं, छोटे कर्जदार हैं, उनको ऋण नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ व्यवसायियों को ही दिया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों पर वो नज़र रखती है। उसके विपरीत जो अनौपचारिक चीज़ें हैं, क्षेत्र है, उसमें ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। वे इच्छित दरों पर ऋण दे सकते हैं और उन्हें नाजायज़ तरीक़ों से वे अपने पैसे वापस ले सकते हैं। मतलब उनको रोकने वाला कोई भी नहीं है। ऐसी कोई संस्था नहीं है जो किसी साहूकार को या किसी दोस्त को या किसी रिश्तेदार को उनके साथ गलत करने से रोके, या फिर ज़्यादा पैसे लेने से रोके, ज़्यादा इंटरेस्ट लेने से रोके। तो ऐसी कोई संस्था नहीं है। यहाँ हम देखेंगे कि औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज़्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूलते हैं। वो है ये कि अगर हम किसी अपने से पैसे लेंगे, अपना मतलब कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है या कोई साहूकार है, उससे अगर हम पैसे लेंगे ऋण पर तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्याज देगा उस पर। लेकिन बैंक ऐसा नहीं करते। वो औपचारिक क्षेत्र में आते हैं, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। वो सबके लिए समान रहेंगे। ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में ही खर्च हो जाता है। कि जितना इंसान कमाता नहीं, जितना व्यक्ति कमाएगा नहीं, उससे ज़्यादा तो उसका ब्याज चला जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कई बार। कुछ मामलों में ऋण की ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार की आय से भी अधिक हो जाती है। इसके कारण ऋण का बोझ भी बढ़ जाता है। तो कई बार क्या होता है कि जो उनका जो ब्याज जा रहा है वो उनकी आय से भी ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से वो फिर उनके जाल में फंस जाते हैं और फिर वो ऋण से मुक्ति नहीं ले पाते। अब ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, इन चीज़ों को रोकने के लिए एक सलाह दी जाती है बैंकों को कि बैंकों और सहकारी समितियों को ज़्यादा कर्ज देना चाहिए। इसके ज़रिए लोगों की आय बढ़ती है और बहुत से लोग अपनी विभिन्न ज़रूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकते हैं। वे फसल उगा सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं, छोटे उद्योग इत्यादि लगा सकते हैं। वे नया उद्योग लगा सकते हैं या वस्तुओं का व्यापार भी कर सकते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, वो अपना विकास कर सकता है, वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है अगर बैंक और सहकारी समितियों को ज़्यादा कर्जा दिया जाए। यहाँ हम देखते हैं कि एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें बताया कि शहरी परिवारों द्वारा कुल ऋण का कितना प्रतिशत औपचारिक और कितना प्रतिशत अनौपचारिक था। मतलब जो शहरी परिवारों के लोग हैं वो कितना तो औपचारिक रूप से ऋण लेते हैं और कितना अनौपचारिक रूप से ऋण लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो नीला है, ये नीला कलर है, ये तो है अनौपचारिक का, मतलब बैंक या सरकारी समितियों के अलावा। और जो बैंगनी है वो है औपचारिक, जो बैंक और सरकारी समिति उनसे लेते हैं जो। तो देखिए सबसे पहले बताया गरीब परिवार के बारे में। जो गरीब परिवार है वो 85% लेता है अनौपचारिक तरीके से और केवल 15% लेता है औपचारिक तरीके से। वो क्यों लेता है? वो इसलिए क्योंकि उनकी आय कम होती है तो उनको बैंक जो है वो ऋण देता भी नहीं है, तो इसलिए वो ज़्यादातर अनौपचारिक तरीके ही काम में लेते हैं। उससे आगे हम देखते हैं कम संपत्ति वाले, जिनके पास कम संपत्ति है, जब थोड़ी सी उनकी आय बढ़ गई है तो उनका प्रतिशत भी बढ़ा है।
औपचारिक तरीके से ऋण लेने का, तो वो लेते हैं 53% और अनौपचारिक तरीके से लेते हैं 47%। आगे फिर थोड़ी और आय बढ़ी, वो समृद्ध परिवार हो गया। तो जब उनकी और आय बढ़ गई तो उनका औपचारिक तरीके से ऋण लेना भी बढ़ गया, तो वो हो गया 72% और अनौपचारिक तरीके से हो गया 28%। और जो अमीर परिवार होते हैं जिनके पास सब कुछ है, मतलब एक तो होता है लो फैमिली होती है, एक मिडिल होती है और एक रिच फैमिली होती है। तो जो अमीर परिवार होते हैं उनको आसानी से ही ऋण मिल जाता है, उनकी आय को देखकर, उनकी सुविधाओं को देखकर। तो वो लेते हैं 90% तो लेते हैं औपचारिक तरीके से, और कुछ 10% रह जाता है वो लेते हैं अनौपचारिक तरीके से, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बैंक से या सरकारी जगहों से अगर वो लेंगे ऋण तो उन्हें कम ब्याज दर पर मिलेगा। लेकिन जो गरीब परिवार हैं वो ऐसा नहीं कर पाते, इसलिए वो ऐसा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें ऋण मिलता ही नहीं है, और इसलिए उन्हें ज़्यादा ब्याज पर ही ऋण लेना पड़ता है। यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया हुआ है, यहाँ पे एक व्यक्ति है जो लघु उद्योग कर रहा है। तो वो बोल रहा है, क्या आप मानते हैं कि बैंक मुझे ऋण देगा? अब इनको बैंक ऋण बिल्कुल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इनकी इतनी आय नहीं है, इतनी इनकम नहीं है कि ये ऋण को चुका पाएँ, इसलिए बैंक जो है इनको मना कर देगा। आगे हम देखेंगे निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। देखिए जब उनको बैंक मना कर देता है तो जो गरीब परिवार हैं, निर्धन परिवार हैं, वो क्या करते हैं देखें। निर्धन परिवार ऋण के लिए अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि उनको औपचारिक स्रोतों से ऋण नहीं मिल पाता। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है। जहाँ कहीं मौजूद भी हैं तो बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है। जैसा कि हमने मेघा के मामले में देखा था, जैसा कि हमने देखा था कि जब मेघा लेने गई थी तो उसको ऋण नहीं मिला था, क्योंकि उसकी आय भी कम थी, उसके आय के स्रोत कम थे, इसलिए उसे ऋण मिला नहीं। और कई जगह ऐसा होता है कि गाँव में जो बैंक है वो होता नहीं है आसपास। ऋणाधार की अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण है जिससे गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। ऋणाधार यानी मैंने बताया था आपको कि किसी चीज़ को गिरवी रखना, तो वो चीज़ उनके पास होती नहीं है कुछ भी रखने के लिए। ना घर होता है, जो गरीब होगा उनके पास तो नहीं होगा, ना घर होगा, ना गाड़ी होगी, ना कुछ और होगा कि जिसको वो उसको ऋणाधार के लिए रख पाए। तो इसलिए मुश्किल हो जाता है ऋण लेना। दूसरी ओर अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इस कारण अक्सर बिना ऋणाधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो साहूकार होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, वो उनको जानते हैं, तो वो बिना ऋणाधार के भी, बिना गिरवी रखे भी उनको ऋण दे देते हैं, इसलिए वो पूरी तरीके से उसी पर निर्भर हो जाते हैं। हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों, विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। एक विशेष स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15-20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। अब क्या हुआ है कि उनकी सहायता करने के लिए, जो गरीब परिवार हैं उनकी सहायता करने के लिए छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह बना दिए हैं। आपस में ही वो एक ऐसा समूह बना लेते हैं कि जब किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो वो मिलकर उसका समाधान करेंगे। आगे हम देखेंगे कि बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधी ज़्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। समूह दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है। अब जो भी कोई ऋण होगा या फिर देना होगा किसी को, तो उन सब का जो विचार है वो समूह जो है वो ही करेगा।
इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी भी समूह की होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। इसी कारण बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं जब वे अपने को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर लेती हैं, यद्यपि उनके पास कोई ऋणाधार नहीं होता। ऐसा होता है कि जब बैंक ऋण नहीं देगा किसी एक व्यक्ति को, तो वो क्या करेंगे कि एक संगठन बना लेंगे, एक सहायता समूह बना लेंगे। तो वो सब मिलकर वहाँ पर जाएंगे, जैसा कि पहले बताया था, जैसे समितियाँ बन जाती हैं एक समूह में, तो वो वहाँ पर जाते हैं सब बैंक के पास। तो वो फिर बैंक जो है वो मना नहीं करता, क्योंकि वो बहुत सारे लोग जिम्मेदार होते हैं उसके। अगर एक नहीं देगा तो दूसरा देगा, दूसरा नहीं देगा तो तीसरा देगा, ऐसे करके अगर कोई व्यक्ति दे नहीं पाता तो फिर वो समूह देता है। आगे हम देखेंगे, इस तरह स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं। उन्हें समय के अनुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक सूची ब्याज दर पर ऋण मिल जाती है। इसके अतिरिक्त यह समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती हैं, बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच मिल जाता है, जहां वह तरह तरह के सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण, घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा भी कर पाती हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा मंच बन जाता है गरीबों के लिए, निर्धन जो परिवार हैं उनके लिए, कि उनकी सहायता हो जाती है। तो बच्चों, अभी ये हमारा जो लेसन है ये कंप्लीट हो चुका है। हमने इसमें देखा कि मुद्रा के कई रूप होते हैं, बैंकिंग प्रणाली से इसके संबंधों को देखा, और हमने ये भी देखा कि बैंकों में लोग एक तरफ तो पैसों को जमा करते हैं और दूसरी तरफ जो बैंक है वो ऋण देता है। तो इस तरीके से ऋण के सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कर्जदार उसमें फंसा चला जाता है, क्योंकि वो ऋण दे नहीं पाता, तो इसलिए वो उसी के जाल में फंस जाता है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ऋण के बारे में, बैंक के बारे में और मुद्रा के बारे में, ये सब चीज़ें हमने इस लेसन में पढ़ी। आगे हम नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।